नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर ही चर्चा करूंगा और चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं। कल जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो चुनाव से संबंधित, इन दोनों राज्यों के चुनाव से संबंधित एक वीडियो जो शेयर किया था, उसमें कुछ चुनावी प्रक्रिया को लेकर के एक जगह भ्रम की स्थिति बनी थी तिथि को लेकर के। आज मैं सबसे पहले उसको स्पष्ट करूंगा। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक चरण में होना है, जिसका नामांकन की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 29 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी 4 नवंबर, मतदान 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी। कुल एक चरण 288 सीट। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर, नाम वापसी 30 अक्टूबर, मतदान 13 नवंबर, मतगणना 23 नवंबर। दूसरे चरण की मतगणना के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 नवंबर को नाम वापसी, 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। अब आपको बता दें कि आप सभी को कल ही ये मैंने बताया था कि महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही जो प्रमुख कुछ आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं। चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही इन दोनों राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। दोनों राज्यों में 31 लाख से अधिक युवा पहली बार मतदान कर पाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड में 1184150 युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में इनकी संख्या 2093,206। ये कुछ प्रमुख आंकड़े हैं। आपको बता दें कि कुल मतदाता जो है वो झारखंड में 2,60,87,668 मतदाता हैं, जिसमें सर्विस वोटर हैं 43,995। पहली बार जो वोट देने जा रहे हैं वो संख्या मैंने आपको बताया 1184150। थर्ड जेंडर है 448। वरिष्ठ मतदाता हैं 85 प्लस के 113970। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कुल सीट 288, बहुमत इसके लिए 145। कुल मतदाता हैं 964,85765। सर्विस वोटर 116,335। फर्स्ट टाइम वोटर 209,206। दिव्यांग 636278। थर्ड जेंडर 6031। वरिष्ठ मतदाता 85 प्लस 1243192। कुल पोलिंग बूथ हैं 100,186। अब आपको ये आंकड़ों की स्थिति आज मैंने स्पष्ट की। अब आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में चुनाव हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों में अगर हम बात करें तो देश के प्रमुख 2 गठबंधन एनडीए
और इंडिया, अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड में कांग्रेस जूनियर साथी होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, लेकिन गठबंधन यहां भी इंडिया होगा और एनडीए होगा। अब आपको बतावें कि सबसे पहले इन दोनों जगहों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इससे पहले जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहां पर हरियाणा में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण है, वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हुआ और गठबंधन के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐतिहासिक जीत का दर्ज करते हुए आज वहां सरकार गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उमर अब्दुल्ला ने राज्य में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद, उसको भी हटाने के बाद पहले मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला। इसके लिए गहमागहमी पूरी तरह से चल रही है। लिहाजा अब बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड की। जो स्थिति इन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रही है, उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बढ़िया प्रदर्शन किया था और सबसे ज्यादा सीट भी हासिल की थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां अब की बार भी कांग्रेस उसी उम्मीद के साथ है कि अब की बार मैदान मार लेना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के जो सियासी दल थे, घटक दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों न हो, सबने ये कहा था कि अगर हम लोग एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़े होते तो परिणाम और बेहतर होता। कम से कम हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इंडिया गठबंधन ने बहुत कुछ कोशिश हुई थी हरियाणा में गठबंधन बनाने की, कायम रखने की। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे से पहले स्थानीय नेतृत्व को यह जिम्मा सौंपा था, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सका। लिहाजा न तो समाजवादी पार्टी और न ही आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा हो सके। समाजवादी पार्टी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। जीत भले ही न मिली हो, लेकिन 1.5% वोट शेयर हासिल किया। अब अगर बात करें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा की, तो कांग्रेस ने इन राज्यों के लिए अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। आलाकमान ने स्पष्ट संदेश अपने रणनीतिकारों और नेताओं को दे दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि हरियाणा वाली गलती महाराष्ट्र में दोहराई न जाए, झारखंड में दोहराई न जाए। चुनाव में कांग्रेस की बड़ी चुनौती एकजुटता ही होगी। ये चुनाव इंडिया गठबंधन के दलों के लिए एक अग्नि परीक्षा, लिटमस टेस्ट भी होगा, बड़ा इम्तिहान होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा है। लिहाजा सीट शेयरिंग को लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर कांग्रेस पर ज्यादा दबाव होगा। वो अपने हिसाब से ये तय करने के लिए
अपने घटक दलों के ऊपर इंडिया गठबंधन के दबाव नहीं बना पाएगी। कांग्रेस का दबाव बनाने की कोशिश भले वो करें, लेकिन वो स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस वो दबाव नहीं बना पाई थी जो उसे उम्मीद थी कि इन तीनों राज्यों में जीत हासिल करने के बाद वो सीट शेयरिंग को लेकर के अपना दबाव घटक दलों के साथ, मित्र दलों के साथ, सहयोगी दलों के साथ बना पाएगी। वही स्थिति इस बार महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने में कामयाब होने के बाद वो स्थिति बनी थी, लेकिन वो मौका हाथ से निकल चुका है। लेकिन नतीजे उसकी आशाओं के विपरीत आए। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए कई स्तरों पर चुनौती है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन एमवीए ने लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ज्यादा सीटों पर नजर गड़ाए हुए थी। एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद मोल तोल को तैयार दिख रहे हैं। हालांकि इन दलों पर भी दबाव कम नहीं है। कारण ये कि भाजपा को हराने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की ताकत की अनदेखी उनके सहयोगी दल कतई नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस और एनसीपी मिलकर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से पीछे था। इस बार शिवसेना उद्धव गुट के साथ आने से इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी है, जबकि एनसीपी के विभाजन का दबाव भी है। सीएम के चेहरे को लेकर के भी महाराष्ट्र में अभी तक उलझन की स्थिति है। सबसे बड़ी उलझन यह है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। शिवसेना यूबीटी चाहती है कि उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। वहीं कांग्रेस इसके लिए सहमत नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस इस मामले में लचीला रुख अपनाने को तैयार नहीं है। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से अपना रुख लचीला करने का संकेत मिला है। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा में 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। झारखंड की स्थिति में आपको बताया शुरुआत में ही कि वहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर के रूप में है, तो वहां पर भी सीटों का बंटवारा काफी अहम होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 81 में से 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 30 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उसे केवल 16 पर जीत हासिल हुई थी। जेएमएम का स्ट्राइक रेट चुनाव में बेहतर था। गठबंधन में शामिल आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट जीती थी। इस बार इंडिया गठबंधन का घटक सीपीआई एमएल भी गठबंधन का हिस्सा होगा। पिछली बार इसने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट पर जीत हासिल की थी। अब अगर महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन है उसकी अगर चर्चा करें तो आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि 2019 में जो जीत हासिल की थी विपक्ष ने, उसके 2 साल के बाद बीजेपी ने बाकायदा 2 बड़े दलों को तोड़ा, जिसमें कि शिवसेना और एनसीपी, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के पुत्र और
एकनाथ शिंदे के बीच ये टूटन हुआ। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच टूटन हुआ। इसमें वहां के तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका प्रमुख रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की थी कि राज्यपाल ने जो कुछ भी किया वो असंवैधानिक था। बावजूद इसके बीजेपी गठबंधन शिवसेना और एनसीपी सरकार चलाती रही। अब तो चुनाव की घोषणा भी हो गई है। अब इस चुनाव में यह भी देखना काबिले गौर होगा कि कौन सा शिवसेना असली है और कौन सा नकली, कौन सी एनसीपी असली है और कौन सी नकली। उधर इंडिया गठबंधन के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा, उसके अस्तित्व का सवाल होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, उसे लेकर के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये कहा था कि साफ चुनाव लौटे तो परिणाम कुछ और होता। कम से कम हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। लिहाजा इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। अब आपको ये भी बतावें कि महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है उसने और बीजेपी ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कितनी चतुराई के साथ चुनाव आयोग के माध्यम से महाराष्ट्र का चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ न करा करके उसे इतने दिनों तक टाला, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, अपनी जमीन तैयार कर सके। आलम ये कि चुनाव की घोषणा होने के पहले तक, एक दिन पहले तक कैबिनेट की बैठकें होती रहीं और उसमें महत्वपूर्ण फैसले किए जाते रहे। मसलन 10 लाख वाहनों को टोल फ्री किया गया एक दिन पहले। मदरसा टीचर्स जो हैं वो, जिनको कि पहले 6,000 रुपए महीना दरमाहा मिला करता था, वो 16,000 कर दिया गया। वहीं पीजीटी जो है वो 8,000 से 18,000 कर दिया गया। लाडली बहना योजना के तहत प्रति माह 1,500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। बर्तन वितरण तक किया गया। 25 साल तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया। जातीय राजनीति को भी साधने की कोशिश की गई, जिसके तहत ओबीसी को मिलाने के लिए क्रीमी लेयर जो पहले 8 लाख तक था, 8 लाख से बढ़ा करके 15 लाख तक की वो सीमा तय कर दी गई और इनको आरक्षण के लिए। इतना ही नहीं, अगर हम पिछड़ी अनुसूचित जातियों की बात करें तो उनको उप जाति में शामिल करके केंद्रीय अनुसूची में डाला गया। बावजूद इसके क्या इस चुनाव में जितना कुछ भी महीने भर के अंदर जो 1000 तक घोषणाएं की गई, 200 से ज्यादा योजनाएं लागू की गई, बावजूद इसके क्या जनता जो 10 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई की मार से त्रस्त है वो उसे भूल जाएगी? 47 साल में सबसे अधिक जो गैर बराबरी है
उसे भूल जाएगी। बेरोजगारी का जो आलम है उसे वो भूल जाएंगे। बेरोजगारी स्टार्टअप के लिए जो 28-29 लाख करोड़ मुद्रा योजना खर्च किया, उसका भी कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब के बावजूद क्या वहां की जनता इन लुभावने वादों से, लुभावनी घोषणाओं से, कैबिनेट के फैसलों से इन सारे मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, किसानों के दर्द को, भले वहां पर एमएसपी न देकर के मंडी की सुविधा किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई है, लेकिन क्या वो उससे किसान मान जाएंगे? और सबसे बड़ी जो चीज है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान जो एक जमाने में महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की तूती बोलती थी, डंका बजता था पूरे देश में, उस अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका ताजा उदाहरण आप लोगों ने देखा अभी दशहरे के दिन, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की खुलेआम हत्या कर दी गई। क्या इसे वहां का जनमानस भूल जाएगा? इन सारे समीकरणों को देखते हुए एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और खास तौर पर यह भी आप जान लें कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और देश के राजनीतिक राजधानी पर तो इंडिया गठबंधन का कब्जा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इंडिया पूरा जोर लगा देगी आर्थिक राजधानी पर कब्जा करने के लिए, और आर्थिक राजधानी पर कब्जा करके उसका अगला कदम होगा राजनीतिक राजधानी पर कब्जा करना। अब मैं आपसे बात करता हूं झारखंड की। वहां 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को। आदिवासी बहुल इलाका है। इस बीच आप सबको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरह से फंसा करके जेल में डाला गया। चुनाव भर वो जेल में रहे। उसके बाद उस दौरान चंपई सोरेन को उन्होंने झारखंड की कमान सौंपी। ये जो हेमंत सोरेन को जेल में डालना, उन्हें फंसाना जमीन के घोटाले को लेकर के, यह क्या आदिवासी समाज वहां का भूल जाएगा? उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिहाई। अब अगर बात करें चंपई सोरेन का, मैंने नाम लिया, तो जो चंपई सोरेन अब जिन पर भरोसा करके हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, कमान सौंपी थी, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो चुके हैं, भाजपा से गले मिल चुके हैं। वहीं अगर बात करें बाबूलाल मरांडी की, वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी में हैं। एक वहां की महिला, हेमंत सोरेन परिवार की महिला
वो भी दुर्गा सोरेन, उन्हें भी भाजपा में शामिल करा लिया गया है। बावजूद इसके अगर हम पिछली बार की बात करें, पिछले चुनाव की, तो जो कोल्हान का इलाका है, 14 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। संथाल परगना की बात करें तो वहां 18 में से 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। यानी इन कोल्हान और संथाल परगना की कुल 32 सीट में से आप सोच सकते हैं कि बीजेपी को की हालत क्या रही। शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वह 3 सीट मिली है उनको 9 में से बीजेपी को। और बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, दुर्गा सोरेन, देखना यह भी होगा कि चंपाई सोरेन जिन्हें कि कोल्हान का टाइगर कहा जाता था, अब की बार क्या गुल खिला पाते हैं वो भाजपा के लिए। सबसे बड़ी चीज जो माइनिंग का इलाका है, जिस पर कि बाकायदे कारपोरेट का कब्जा है, वहां के मजदूर, वहां के कामगार, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो बीजेपी के साथ जाने को उत्सुक होंगे, ये भी सवालिया निशान है। ये जो कारपोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस है, इसमें वो फंसना चाहेंगे। लिहाजा कुल मिलाकर के अगर बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो ये चुनाव दोनों जगहों पर, दोनों ही गठबंधन के लिए बहुत ही कांटे का होने जा रहा है। महाराष्ट्र में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अब की बार केवल इंडिया गठबंधन में 3 ही पार्टी नहीं रहेंगी। महाअघाड़ी में 3 ही पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बाकायदे उन्होंने यहां पर भी 2 जगहों पर कम से कम चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि 18 अक्टूबर से वो चुनाव का बिगुल फूकेंगे। 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मालेगांव सीट पर जनसभा करेंगे। अगले दिन वह धुले सीट पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये दोनों सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और सपा की महाराष्ट्र यूनिट इन दोनों को हर हाल में जीतने का दावा कर रही है। मजेदार ये है कि ये दोनों सीटें पिछली बार सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीती थी। अब वहां बाकायदे समाजवादी पार्टी अपना दम, अपना खम दिखाने की कोशिश में है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। आपको बताया ही था, मीरापुर, कुंदरकी, मिल्कीपुर में तो चुनाव अब की बार रोक दिया गया है। फिलहाल अभी उसकी घोषणा नहीं की गई है। गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा, इन सभी पर, वही इन दोनों में चुनावी तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभी तक अपना खम ठोकने का दावा कर रही है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीडीए के भरोसे हैं और उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि पीडीए के भरोसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन यहां इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना है, कांग्रेस को साथ लेकर के चुनाव लड़ना है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सभी सीटों पर प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन सपा ने एक तरफा जो 6 सीट पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उससे कांग्रेस थोड़ा अचंभित है। कारण ये कि फूलपुर और मझवा जो सीट है उस पर कांग्रेस अपना दावा रख रही थी, लेकिन उन दोनों सीटों से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी जरूर घोषित कर दिए हैं और पीडीए का भरोसा भी उनको है। बावजूद इसके एक डर उनको ये है कि अगर कांग्रेस के साथ उनका सामंजस्य ठीक से नहीं बैठता है तो मुस्लिम वोट उनको मिलेगा, ये तय नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो बहुत आनाकानी कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में ही उन्हें कांग्रेस के साथ गलबैया करना पड़ा। तो अभी कुछ समय है, कांग्रेस नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जल्द ही उम्मीद करता हूं कि बातचीत करके सीट शेयरिंग के मामले को भी सुलझा लेंगे। आज इतना ही। जल्द ही आपसे हम जुड़ेंगे कुछ और नए समीकरणों को लेकर, कुछ और नई घटनाओं के साथ। इस बीच आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि केरल के वायनाड से कांग्रेस महासचिव और गांधी परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 2019 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और अब वो चुनावी राजनीति का हिस्सा बनेगी। वायनाड की वो सीट जहां पर रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और अपनी पारंपरिक रायबरेली सीट को चुनते हुए वायनाड से इस्तीफा दिया था और ये वादा किया था कि वहां उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और वायनाड में अब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी बराबर उसी तरह से वायनाड का ख्याल रखेंगी। इन दोनों भाई बहन वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे पिछले 5 साल रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आप सभी इस वीडियो को थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, इसे ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।